नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग श्री जगदीश चंद्र माथुर जी की कहानी रीढ़ की हड्डी पर चर्चा कर रहे हैं। कहानी काफ़ी लंबी होने के कारण मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है और ये इस कहानी का दूसरा भाग है। यदि आपने अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप पहले वीडियो को सुन सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं हम अपने इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि श्री राम स्वरूप जी ने गोपाल प्रसाद जी और उनके बेटे से यह बात छुपाई है कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक पिता होने का नाते वो चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक अच्छे घर में हो और पढ़े लिखे घर में हो, जहाँ के लोग समाज में उठते बैठते हों और लोगों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा हो। परंतु गोपाल प्रसाद जी की सोच ऐसी नहीं थी। वो चाहते थे कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू ना मिले, वो बस इंटरमीडिएट चाहते थे। इसीलिए रामस्वरूप जी ने ये बात उनसे छुपाई। थोड़ी देर बाद जब वो लोग गप्पे लड़ा रहे थे तो बीच में रामस्वरूप जी उठकर घर के अंदर जाते हैं और तब उन गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे से धीरे से कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू हमेशा झुका झुक कर क्यों बैठता है? तेरे दोस्त सही कहते हैं, तेरी बैकबोन। इतने में ही रामस्वरूप जी वापस आ जाते हैं चाय टोस्ट लेकर। तीनों लोग चाय पीते हैं, टोस्ट के साथ नाश्ता पानी होता है। तभी रामस्वरूप जी शंकर से यह सवाल पूछते हैं, और शंकर बाबू, इस क्या छुट्टियां चल रही हैं कॉलेज की? तो शंकर उन्हें जवाब देता है, नहीं, कॉलेज की छुट्टियां नहीं, वीकेंड चला था तो मैं सोचा घर ही घूम आता हूँ। राम स्वरूप जी कहते हैं, ओह। फिर उन्होंने एक सवाल और पूछा कि आपका कोर्स तो खत्म होने वाला होगा लगभग साल भर में। शंकर जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं, अभी 2 साल बाकी है। राम स्वरूप जी कहते हैं, 2 साल? शंकर कहता है, जी हाँ, एक आध साल मार्जिन रखता हूँ। इस बात पर गोपाल प्रसाद जी समझाते हैं कि बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों की उम्र सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल आकर दर्जनें कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर जो खाते खाना बैठते थे वैसी की वैसी ही भूख लगी रहती थी। हम लोग कभी बीमार नहीं होते थे। परंतु आजकल के ये नौजवान ज़रा ज़रा सी बात पर बीमार हो जाते हैं। इतने में राम स्वरूप जी कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। इस बात पर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अरे अपने ज़माने की तो बात ही कुछ और थी। स्कूल वगैरह में कोई खेल नहीं होता था। तब ना तो कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी कभार कुछ लोग क्रिकेट या हॉकी खेला करते थे और किसी की मजाल थी कि कह दे कि ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता है। इस बात पर शंकर और राम स्वरूप जी खीस निपोरते हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अब ये सब बातें तो हो चुकी हैं, अब मुद्दे की बात पे आया जाए। आपकी लड़की कहाँ है? उसे बुलाइए। राम स्वरूप जी कहते हैं, अरे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राम स्वरूप जी आवाज़ लगाते हैं अपनी पत्नी को और कहते हैं कि उमा को पान की प्लेट के साथ नीचे भेजें। उमा पान के प्लेट के साथ नीचे आती है। गोपाल प्रसाद जी उसे सीधी नज़रों से देखते रहते हैं और शंकर भी उसे चोरी छिपी निगाहों से देखता रहता है। जैसे ही वो लोग देखते हैं उसे, वो चश्मा लगाए रहती है। गोपाल प्रसाद जी हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं, अरे चश्मा? तो राम स्वरूप जी समझाते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि पिछले महीने ही चश्मा लगा है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, कहीं ये पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं हुआ है? राम स्वरूप जी कहते हैं, अरे बिल्कुल नहीं, पढ़ाई लिखाई बात ही नहीं है यहाँ। यह बात सुनकर गोपाल प्रसाद जी को संतुष्टि हो जाती है और वो कोमल स्वर में कहते हैं उमा से, बैठो बेटी।
राम स्वरूप जी उमा को कहते हैं कि उमा वहाँ उस तख्त पर बैठ जाओ, अपने बाजे वाजे के पास। उमा वहाँ जाकर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, चाल में कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है तुमने? राम स्वरूप जी, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत जरा सा गोपाल बाबू को। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद वो मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई गाना शुरू करती है। स्वर से जाहिर होता है कि गाने में अच्छी है। उसके स्वर की तालीनता आती है, यहाँ तक उसका मस्तक उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की झोंपती आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक हाथ रुक जाती है। राम स्वरूप जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाना तो पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं, बस बहुत बहुत सुंदर गाना गाया, अब और आगे गाने की ज़रूरत नहीं है। आओ बेटी बैठो इधर। उमा के बैठने के बाद गोपाल प्रसाद जी उससे कई और चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, जैसे कि उससे पूछते हैं, क्या कि तुम्हें पेंटिंग बनाना आती है? वो कह तब राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ साहब, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि घर में जितनी पेंटिंग्स लगी हैं सब उमा ने ही बनाई है। ओह, राम स्वरूप जी कहते हैं। गोपाल प्रसाद जी फिर कहते हैं, ये तो काफ़ी बहुत अच्छी बात है, मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ ये बात सुनकर। तब गोपाल प्रसाद जी फिर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बेटी सिलाई वगैरह कर लेती हो? राम स्वरूप जी फिर कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की यही करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज तक की सिलाई यही करती है। इतने में गोपाल प्रसाद जी फिर एक प्रश्न बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बेटी क्या तुमने कुछ इनाम उनाम भी जीता है? उमा एकदम चुप। राम स्वरूप जी इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसकी गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद जी अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप जी को सपकाते हैं। राम स्वरूप जी उमा से कहते हैं, उमा जवाब दो, गोपाल प्रसाद जी तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। लेकिन उमा चुप तो चुप। फिर थोड़ी देर बाद उमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीमी सी आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से ये नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, और अगर कुर्सी मेज पसंद आ गई तो लीजिए, वरना। यह बात सुनते ही राम स्वरूप जी चौंक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उमा। उमा बोलती है, अब मुझे बोलने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते हैं? क्या उन्हें चोट नहीं लगती है? क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह अच्छी तरह देखभाल कर कर। बीच में उमा को काटते हुए गोपाल प्रसाद जी ताव में आ जाते हैं। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा भी उमा भी तेज़ आवाज़ में बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिएगा कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। इस बात पर शंकर कहता है, चलिए बाबूजी यहाँ से। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप जी चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन ज़रा अपने पुत्र से पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप जी कहते हैं, उमा उमा क्या कह रही हो? गोपाल प्रसाद जी खड़े होकर बोलते हैं गुस्से में, बस बहुत हो चुका। राम स्वरूप जी, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास? ओफो,
गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं। आओ बेटा चलो। रामस्वरूप जी और शंकर वहाँ चले जाने लगते हैं। फिर उमा बोलती है, जी हाँ ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा पता लगा लीजिएगा कि आपके लाड बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा और उनके बेटे के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप जी कुर्सी पर थम से बैठे जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट की हालत में आना। फिर प्रेमा कहती है, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप जी खड़े हो जाते हैं और तभी रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, परंतु अभी भी हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ में बोलते हैं। हमें इस वक्त एकजुट होना चाहिए और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही देश का भविष्य हैं। धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ज़रूर भूलें ना। और ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे साथ आगे चैनल पे बने रहें।